नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपके निवेश से जुड़े हुए सभी सवालों को इस शो में शामिल कर सकें, आपको सिखा सके निवेश के गुर, ये समझा सकें कि सही तरीका क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का, क्या पहला कदम होना चाहिए, अगर आप कदम उठा चुके हैं तो बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये सब बातें आपको बताता है योर मनी। आप आ सकते हैं योर मनी। सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका, व्हाट्सएप, ईमेल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा yourmoney@nw18.com पर आप अपनी ईमेल आईडी हमें भेज दीजिए। #AskAwaz yourmoney लिखकर आप सोशल मीडिया पर जाकर अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हैं तमाम तरीके इस शो में शामिल होने के। आज आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ मिस्टर विरल भट्ट मौजूद हैं और विरल से हम क्वेरीज पर तो राय लेंगे ही, लेकिन उससे पहले विरल एक चीज आपसे समझना चाहेंगे। हम हर रोज योर मनी में पोर्टफोलियोज की बात करते हैं, टारगेट्स की बात करते हैं। कितना जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने गोल को, अपने टारगेट को डिफाइन करना, और टारगेट बेसिकली डिफाइन करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए टारगेट डिफाइन करने का। नमस्ते दीपाली, आपने शो में बुलाया, थैंक यू। डेफिनेटली, यानी इन्वेस्टमेंट्स में जनरली ऐसा देखा गया है दीपाली के लोग कोई टारगेट नहीं रखते हैं। यानी मुझे कहाँ पे जाना है और किस तरह से पहुंचना है, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन होती है। तो बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए तो आपका जो गोल होता है, आपको गोल निश्चित करना बहुत ही जरूरी है। और गोल कैसा होना चाहिए? इट शुड बी स्मार्ट, एक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। जनरली कैसा है कि अगर आप देखिए तो फाइनेंशियल गोल्स में आपको कहाँ पे जाना है वो एक इंपॉर्टेंट है। यानी आपको किसके वजह से आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो। बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, या रिटायरमेंट के लिए, या मैंने कुछ लोन लेके रखी है उसके लिए। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके लिए आपका गोल निश्चित होना चाहिए और वो गोल के हिसाब से आपको आपका निवेश शुरुआत करनी चाहिए। अभी म्यूचुअल फंड ये भी एक काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां पे आपको आपके गोल्स के मुताबिक आप आपके जो निवेश है वो आप प्लान कर सकते हैं। तो एमएफ में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी भी होती है, जहां पे जैसे मान के चलो आपका टाइम शॉर्ट टर्म है, राइट, आपको इमरजेंसी प्लानिंग करनी है, कंटीजेंसी प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए डेट फंड है, लिक्विड फंड है। और अगर आपका टेन्योर लॉन्ग टर्म है, मोर देन 10 इयर्स है, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, तो इक्विटी फंड है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स है। तो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट आपका गोल निश्चित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है और कब तक पहुंचना है, राइट। इसके लिए स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए और वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको म्यूचुअल फंड से काफी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपको बताए हैं विरल ने क्या तरीका होना चाहिए, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़िए। अब फटाफट से सवालों करते हैं शामिल। सुरेश जैन हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। सुरेश जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग दीपाली। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए क्वेश्चन अपना। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, आपको आवाज आ रही है सुरेश जी? आपकी ऑडियो हम तक आ रही है, प्लीज अपना सवाल पूछिए। सुरेश जैन का सवाल आया तो ना। हेलो हेलो, चलिए, लगता है इनको ऑडियो जा नहीं रही है। इनकी ऑडियो हालांकि हम सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं इनका सवाल ले लेती हूँ बिना देरी किए। तो विरल, जो डिटेल्स इन्होंने दी हैं उसके हिसाब से रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। उम्र इनकी 37 साल है। तो बेसिकली 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अभी फिलहाल इन्होंने बनाया नहीं है। तो जानना चाहते हैं कि किन फंड्स के साथ कितने अमाउंट की एसआईपी इनको करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। दीपाली, यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल नहीं रही है, बट डेफिनेटली एक रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो उनका एक मैं यहाँ पे सिर्फ कहना चाहूंगा, जब भी कोई भी पर्सन रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तो उनको पहले उनका एक्सपेंसेस को टारगेट करना चाहिए कि कितने एक्सपेंसेस होंगे और जिस टाइम पे वो रिटायर होंगे, राइट, और जब तक वो जिएंगे तब तक के लिए वो कितना एक्सपेंसेस उनको लगेगा और वो एक्सपेंसेस के लिए कितना किटी, रिटायरमेंट किटी उनको लगेगा, वो रिवाइज कैलकुलेशन से वो कर सकते हैं। डेफिनेटली उनके दिमाग में कुछ तो टारगेट है, और वो टारगेट के हिसाब से मंथली अमाउंट भी उनको निवेश करनी पड़ेगी
और वो टारगेट अचीव करने में कितना वक्त लगेगा, कितना एक्सपेंसेस लगेगा, इन्फ्लेशन क्या होगी, लिक्विडिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर उनको निवेश करना होगा। ओके, तो किन फंड्स के साथ ये शुरुआत कर सकते हैं? फिर फंड्स के नेम भी बताएंगे प्लीज। देखिए दीपाली, 5 से 6 फंड होने चाहिए। एक लार्ज कैप फंड रख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से एक डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं। और अगर टाइम ज्यादा है, टेन्योर ज्यादा है, तो एक सेक्टोरियल फंड भी रख सकते हैं। 4-5 फंड्स का कॉम्बिनेशन बना के वो अमाउंट को डिवाइड करके वो एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन विरल, अगर आप नेम्स भी सजेस्ट कर देंगे कैटेगरीज के साथ साथ तो इनको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर ये पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो आई एम श्योर हो सकता है ये बिगनर हो, तो कैटेगरी से ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप फंड्स के नेम बता दें। सो जैसे लार्ज एंड मिड कैप में मैं एडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप कहूंगा। फ्लेक्सी कैप में वो कैनरा फ्लेक्सी कैप से जा सकते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी में वो आईसीआईसीआई का हाइब्रिड इक्विटी देख सकते हैं। सेक्टोरियल फंड्स में वो टाटा का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल देख सकते हैं। और लार्ज कैप में वो निकॉन का लार्ज कैप फंड देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो फंड्स आपके स्क्रीन पे भी हैं। क्वांट स्मॉल कैप, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, कैनरा बुक ऑफ फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया बैंकिंग। 40,000 के आसपास की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी हर महीने। 5 फंड के आसपास आप रख सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। संजय हमारे साथ अब मौजूद है। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मेरी 22,300 की एसआईपी आ रही है पर मंथ में, जिसमें मिराई एसेट लार्ज कैप में 4,000 है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000 है, कोटक एसेट एलोकेटर फंड में 2,000 है मैम। इसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप 2,000 है, एक्सिस मिड कैप 3,000 है और यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 3,000 है। और इसके साथ मैम फ्रैंकलिन इंडिया यूएस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड में हमारा 30,000 का उसमें इन्वेस्टमेंट है। पीपीएफ में 11 लाख का है। एनपीएस होल्डर हूँ तो जिसमें हमारा पर मंथ 24,000 जाता है उसमें मैम, और टोटल अभी तक एलोकेशन 31 लाख हो गया है। मेरा टारगेट 2037 में 2 करोड़ का है और बीच में हमें 2025 में हायर एजुकेशन के लिए बेटी के लिए 2027 में मैम अप्रॉक्सीमेट 20 लाख चाहिए। तो कृपया सुझाव दें मैम कि ये जो फंड्स हैं ये क्या सफिशिएंट होंगे या इसमें हमें कुछ और फेरबदल करने की आवश्यकता होगी। थैंक यू मैम। ठीक है, तो यानी आज से 5 साल बाद आपको 20 लाख चाहिए और अब से ऑलमोस्ट 15 साल बाद आपको 2 से 2.5 करोड़ चाहिए, करेक्ट? यस मैम। और आपने जो ये फंड्स बताए हैं, काफी सारे फंड्स हैं आपके पास, कब से आप एसआईपीस कर रहे हैं इनमें? मैम इसमें हम एसआईपी कर रहे हैं 2015 में। एक तो कर रहे हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में, जिसमें अप्रोक्सीमेट 2.46 लाख मैं कर चुका हूं। और इसके अलावा जो है बाकी ये जो फंड्स हैं 2019 से स्टार्ट किया हूं मैम। अभी तक हमने 6 लाख 10 लाख 6.10 लाख कर चुका हूं, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7.95 है। 8 लाख के आसपास का आपका एलोकेशन यानी म्यूचुअल फंड्स में है। 11 लाख प्लस का एलोकेशन, 30 लाख के आसपास का आपका ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में भी है। तो आपने सुना पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि योजना, सब जगह इन्होंने ट्रेडिशनल सोर्सेज भी चुने हुए हैं। मे बी ये उसको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रख सकते हैं क्योंकि डिसेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी वहां पर। अब सवाल ये है कि 23,000 रुपए के आसपास की इनकी एसआईपी चल रही हैं। फंड्स इनके पास मेरे ख्याल से 8 हैं इन एसआईपी के लिए। तो पहले तो इस पोर्टफोलियो के बारे में आपकी राय विरल क्या रहेगी? कुछ चेंजेस करना है, छोटा करना है या नहीं है, इसी के साथ कंटिन्यू करें? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपसे 5 साल बाद 20 लाख का टारगेट है और 15 साल बाद 2 करोड़ का। दीपाली जी, एक तो डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है इनका। तो डेफिनेटली अगर आप ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन देखें और उनके जो टारगेट्स देखें तो डेफिनेटली वो काफी अच्छी तरीके से वो अचीव कर सकते हैं। अगर मैं मान के चलूं कि 5.6 लाख का जो अभी उनका निवेश है वो 5 साल में उनको 20 लाख का वो टारगेट चाहिए। हालांकि वो टेन्योर काफी कम है, 14-15% के आसपास अगर वो इक्विटी में से उनको रिटर्न मिलता है तो वो अचीवेबल हो सकता है। एसआईपी से 23,000 की एसआईपी है, ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ वो अचीव कर सकते हैं।
पीपीएफ से अराउंड वो 40 लाख अचीव कर सकते हैं, और एनपीएस भी वो अगर रेगुलर कर रहे हैं टिल रिटायरमेंट तक अगर वो करेंगे तो 1 करोड़ के आसपास का वहां से भी 15 ईयर्स में करेंगे। दिक्कत एक यही है, काफी सारे फंड्स हैं, मैं यहाँ पे कुछ सजेशन देना चाहूंगा उनको कि वो फंड्स चेंज कर सकते हैं कि नहीं। एक तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी को चेंज करके वो कैनरा टैक्स सेवर में वो शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उनका कुछ परफॉर्मेंस काफी टाइम से नहीं पिकअप हो रहा है। और एक कोटक का कोई एसेट एलोकेटर फंड नहीं है, शायद से वो मल्टी एसेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली वो मल्टी एसेट एक आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड है, उसमें शिफ्ट करे, कंसोलिडेटेड करे, पोर्टफोलियो को थोड़ा छोटा रखे, और ये फंड जो मैंने कहा है उसमें वो चेंज करके ये स्ट्रेटेजी में वो अच्छी तरीके से वो अचीव हो सकता है उनका टारगेट। ओके तो यहाँ पर कुछ पोर्टफोलियो के बारे में आपको राय दी गई है, थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी, कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर, ये फंड्स जो है इनसे स्विच कर सकते हैं। 2-3 नाम आपको सजेस्ट किए गए हैं, बाकी आप कंटिन्यू कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, आप डिसेंट फंड्स एक्यूमुलेट कर लेंगे। महेंद्र हैं हमारे साथ अब फोन लाइन पर। महेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, माय क्वेश्चन इज आई एम हैविंग टू क्वेश्चन। One is 25,000 rupees I am having per month available for next 5 months, which I can invest in the mutual funds or equity market. And second is I am having 5 lakh rupees, which is available with, which can be used by after 5 years. 25,000 की SIP आप मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं अगले 5 साल के लिए? Yes, madam. और आपका गोल है अगले 3 साल में 5 लाख रुपए का, सही बात है? No. The 5 lakh rupees available with me, which is today available, which I can invest for 3 years, which I don't require in 3 years immediately. Which funds are required after 3 years. Okay. 5 lakh rupees available with तो me. इनके पास कुछ लमसम अमाउंट? Yes. Okay. Lump 5 lakh is available. Which I require after 3 और years. कितने टाइम के बाद आपको कुछ फंड्स चाहिए? For 3 years. अभी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, इमीडिएट तो कुछ नहीं है। ओके तो आप उसको भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 5 लाख का लमसम है, 25,000 की SIP करना चाहते हैं ये, और जानना चाहते हैं कि SIP किन फंड्स में करें अगले 5 इयर्स के लिए, प्लस जो ये लमसम अमाउंट है इसको 3 साल के लिए कहाँ लगा सकते हैं? लमसम के लिए वो डेफिनेटली मुझे जो जितना समझ में आया, उनकी आवाज थोड़ी सी उनकी दब रही थी, मुझे क्लैरिटी नहीं मिली, जितनी मुझे क्लैरिटी मिली उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उनके लिए म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड कैटेगरी जो रहती है वो काफी अच्छी कैटेगरी रहती है, जहाँ पे इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है। और वो उनके लिए क्यों अच्छी है, क्योंकि जो उनको SWP चाहिए, यानी उनको जो रिक्वायरमेंट आएगी, राइट, वो SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल वो हाइब्रिड फंड से वो कर सकते हैं 3-5 साल के बाद जब भी उनकी रिक्वायरमेंट हो। तो टेन्योर देखने जाए तो डायरेक्ट यानी इक्विटी फंड्स में डालने के लिए थोड़ा सा रिस्की होगा, इसके लिए वो हाइब्रिड कैटेगरी जा सकते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी में वो कैनरा रोबेको और ICICI के हाइब्रिड फंड देख सकते हैं, उनके पास दोनों एग्रेसिव और कंजर्वेटिव दोनों कैटेगरी के हैं, जहाँ पे वो 8 से 10% के अनुमान वो सोच सकते हैं मिलने का। तो हाइब्रिड कैटेगरी कर सकते हैं, और वो हाइब्रिड कैटेगरी में जो भी लमसम या तो फिर विड्रॉवल चाहिए, SIP करनी है 3 या 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां से वो फिर विड्रॉवल भी ले सकते हैं। ओके चलिए, तो ये आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है, उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर भी कुछ और सवाल हैं हमारे पास, उनको करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं।